नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ जिसमें हम आपको दिखाते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर, वो खबरें जिसका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है। हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कोने कोने में और बताते हैं क्या कुछ घट रहा है इस वक्त दुनिया में, क्या हलचल मची हुई है। अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज में इस वक्त क्या हो रहा है। वर्ल्ड नाउ में जिन खबरों की बात करने वाले हैं वो है सबसे पहले अमेरिका से जुड़ी हुई H-1B वीजा को लेकर, जो पूरी दुनिया पर असर डाल रही है, खासकर भारत पर। वीजा को जहां अमेरिका अमेरिकियों के भले के लिए बता रहा है, वहीं इसके दुरुपयोग का हवाला भी दे रहा है और अब इसका असर भी दिखने लगा है। भारतीय कंपनियों को H-1B वीजा से काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि इसकी फीस बढ़ा दी गई है। बात करेंगे पहले और अब के वीजा फीस में कितना अंतर आया है। पहले कितनी रकम देनी होती थी, अब कितनी देनी होगी। इसके साथ ही आपको बताएंगे उस एक्ट की बात जिसके जरिए ट्रंप के इस वीजा बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, जिसका नाम है हायर एक्ट। आखिर ये एक्ट क्या है और कितना जरूरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। भारतीय कंपनियों को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो वीजा फीस बढ़ाने के बावजूद मुनाफे में है। कौन सी वो कंपनियां। फिर बात करेंगे H-1B वीजा आखिर ये क्यों जरूरी है और इससे भारतीयों को कितना फायदा होता है। अमेरिका में कितने लोग जाकर हर साल काम करते हैं, डिटेल से आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे भारत रूस की। पूरी दुनिया इस वक्त दिल्ली की तरफ देख रही है निगाहों की उम्मीद से। उम्मीद है वो जंग रुक जाएगी जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग घायल हुए हैं। जिस जंग को रुकवाने में अमेरिका भी फेल साबित होता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी फेल हो चुके हैं और यूरोपीय देशों ने अभी भी कोशिश जारी रखी हुई है। यूरोपीय देशों ने क्या कहा है पीएम मोदी को लेकर, भारत को लेकर, मोदी और पुतिन की दोस्ती को लेकर जिसकी चर्चा होने लगी है। किन देशों ने अब तक भारत का लोहा माना है, आपको बताएंगे। और बात करेंगे उस डिफेंस डील की जिसकी संभावना जताई जा रही है और वो भारत के लिए कितने फायदे की बात होगी। इसके बाद बात होगी इजरायल के पीएम नेतन्याहू की, जो इन दिनों माफी मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन खबर है कि इन्हें अपने ही देश में माफी मिलनी मुश्किल है। आखिर ऐसा नेतन्याहू ने क्या किया है, क्या आरोप हैं बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर कि माफी मांगने की नौबत आ गई है। और इसके साथ ही इजरायल में क्यों नेतन्याहू का माफीनामा रिजेक्ट हो रहा है, इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। फिर बात करेंगे उस आर्मी की जो हद से ज्यादा एडवांस होगी और बॉर्डर पर तैनात होगी। चीन ने रोबो आर्मी बनाने का फैसला किया है और जल्द ही इन्हें बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाएगा। ये रोबोट खुद दुश्मन से लोहा ले सकेंगे, यानी बॉर्डर पर जरा सी चूक को पकड़ने में माहिर होंगे। क्या है चीन का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, चीन कैसे इस पर काम कर रहा है, ये डिटेल भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में सारी खबरें विस्तार से। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के उस फरमान की जो दुनिया के साथ साथ भारतीयों की टेंशन भी बढ़ा रहा है। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है और ये विवाद दुनिया भर की नजरें अपनी ओर खींच रहा है। अब इसे लेकर ट्रंप ने नया आदेश साइन कर दिया है। यह बदलाव न सिर्फ भारतीय इंजीनियर्स, IT पेशेवरों को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री में भर्ती प्रक्रिया को बदल सकता है। अब किसी भी कंपनी को H-1B वीजा दिलाने के लिए लगभग $1 लाख यानी कि लगभग 89 लाख रुपए तक की भारी भरकम रकम अमेरिकी सरकार को चुकानी होगी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस कदम का मकसद अमेरिकी नागरिकों की नौकरी पहले सुनिश्चित करना है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम चुकाने के बाद कंपनियां सिर्फ उन्हीं विदेशी कामगारों को चुनेंगी जो बेहद उच्च कौशल वाले होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 89 लाख रुपए की यह नई कीमत सच में अमेरिकियों के लिए नौकरी की गारंटी होगी, या सिर्फ राजनीतिक संदेश देने के लिए, खुद को प्रूफ करने के लिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली लाइन साबित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक एजेंडा चला रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि H-1B वीजा का अब तक गैर जरूरी और गलत इस्तेमाल किया गया है और इसे रोकना बेहद जरूरी है। व्हाइट हाउस के स्टाफ विल शॉफ ने दावा किया है कि वीजा उन कामों के लिए था जिनमें अमेरिकी लोगों की रुचि नहीं होती, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। शॉफ ने बताया कि H-1B वीजा में अगर कोई विदेशी कर्मचारी 89 लाख रुपए फीस दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत कुशल है और योग्य है। इससे बड़ी कंपनियां सस्ते विदेशी मजदूर लाना बंद करेंगी और अमेरिका के अपने लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, मौका ज्यादा मिलेगा, वीजा का गलत इस्तेमाल कम होगा। ये नियम विदेशी कामगारों को लेकर सही व्यवस्था बनाएगा। लेकिन इस बीच एलॉन मस्क ये कह चुके हैं कि H-1B वीजा के साथ खिलवाड़ करना या इससे छेड़छाड़ करना अमेरिका के भविष्य को खतरे में डाल सकता है।
लेकिन विल शॉर्फ का कहना है कि अब कंपनियां किसी भी सामान्य कौशल वाले विदेशियों को नहीं लाएगी, क्योंकि उन्हें बदलने के लिए अमेरिकी कर्मचारी आसानी से उपलब्ध हैं। अमेरिकी सरकार का कहना है कि ये नीति अमेरिकी नौजवानों के लिए एक बड़ा बदलाव है। उनका कहना है कि पहले बड़ी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को सस्ते में ट्रेन कर लेती थी और यही वजह थी कि बहुत से अमेरिकी युवा नौकरी से पीछे रह जाते थे। अब कंपनियों को पहले सरकार को 89 लाख रुपए देने होंगे, इसके बाद कर्मचारी को वेतन देना होगा। इसलिए विदेशी कर्मचारी को ट्रेन करना कंपनियों के लिए बहुत महंगा हो जाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी अवधि में यह कदम अमेरिका की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको इलॉन मस्क के बारे में बताया, उन्होंने भी कुछ इसी ओर इशारा किया है। लेकिन ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिकी नौजवानों की नौकरी की सुरक्षा के तौर पर पेश कर रहा है। पहले जो विदेशी कर्मचारी आसानी से H-1B वीजा के लिए आवेदन कर पाते थे, उनके लिए अब यह बहुत महंगा और मुश्किल हो जाएगा। इससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भी सस्ते विदेशी कामगार लेना कठिन होगा। आपको बताते हैं कि ट्रंप के इस नियम के बाद आखिर अमेरिका में क्या बदल जाएगा। ये देखिए, पहले की राशि और नया नियम क्या है। छोटी कंपनी 39,000 रुपए पहले की राशि, बड़ी कंपनी 66,000 रुपए। नया नियम लगभग वही है, ये बेस फीस है। लेकिन फ्रॉड प्रिवेंशन फी जो लगाया गया है, पहले 41,000 था, अब इसमें कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। इसके बाद ट्रेनिंग शुल्क जो पहले की राशि है छोटी कंपनियों के लिए वो 64,000 रुपए, बड़ी कंपनियों के लिए 1,28,000 रुपए और अतिरिक्त कानून शुल्क इसमें लगाया गया है 3.30 यानी कि 3,30,000 रुपए। नए नियम में इनमें कोई चेंजेस नहीं है। अब नई प्रेसिडेंशियल फी, ये है डोनाल्ड ट्रंप फी भी आप इसे कह सकते हैं। ये नई प्रेसिडेंशियल फी जो आप देख रहे हैं, इसको आप डोनाल्ड ट्रंप फी भी कहिए, क्योंकि ये पहले नहीं था। अब 89 लाख रुपए लगा दी गए हैं और कुल फीस जो है छोटी कंपनियों के लिए वो हो गई है 87.1 लाख और बड़ी कंपनियों के लिए 88.9, मतलब लगभग 89 लाख रुपए देने होंगे नए नियम के तहत। कोई इससे बच नहीं सकता और प्रेसिडेंशियल फी के नाम पर यह वसूला जा रहा है, यानी खुलेआम दादागिरी। खर्च का प्रकार, पहले की राशि, नया नियम लागू होने के बाद सब कुछ बदल गया है और इसलिए अब 89 लाख रुपए ढीला कीजिए, तब अमेरिका में काम करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव वही प्रेसिडेंशियल फी है, यानी कि अगर अमेरिका जाने की चाहत है, नौकरी करने की चाहत है, तो पहले 2-4 लाख रुपए में काम हो जाता था, अब 89 लाख रुपए ढीले करने होंगे। 35 से 40 गुना महंगा होगा अमेरिका में काम करना। लेकिन ये फीस पहले से अमेरिका में रहने वाले एक्सटेंशन या कंपनी चेंज करने पर 85 लाख नहीं लगते, बल्कि 85 लाख रुपए की फीस सिर्फ बिल्कुल नए केसेस पर लगेंगे। इससे छोटी मोटी कंपनी या स्टार्टअप अब नया इंडियन विदेशी लाना बंद करेंगी। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही ऐसे एम्प्लॉयज को अफोर्ड कर पाएंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने इस वीजा प्रोग्राम को खत्म करने की भी मांग की है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति कहते हैं कि उन्होंने हाई स्किल इमिग्रेशन रिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट हायर एक्ट दोबारा पेश किया है। यह बिल 2023-24 में भी लाया गया था, लेकिन पास नहीं हुआ था। लेकिन फिर से कोशिश की जा रही है। मकसद यह है कि H-1B वीजा की संख्या दोगुना करके 1,30,000 तक पहुंचाना, ताकि और ज्यादा योग्य विदेशी कर्मचारी अमेरिका आ सकें और काम कर सकें। यह कानून अमेरिका की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करने के इरादे से तैयार किया गया है। इस बिल के जरिए अमेरिका का मकसद दुनिया भर के स्किल्ड वर्कर्स को आकर्षित करने के साथ साथ देश में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए STEM शिक्षा में फेडरल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। अमेरिका की सबसे बड़ी IT सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एसोसिएशन IT सब अलायंस ने इस एक्ट का समर्थन भी किया है। अब ये हायर एक्ट क्या है, जिसे फिर से लाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसे पेश करने की तैयारी की जा रही है। बिल को समझिए। H-1B वीजा की लिमिट जो है वो उससे बढ़ाई जाएगी, 65,000 से बढ़ाकर 1,30,000 की जाएगी। दुनिया भर के स्किल्ड वर्कर्स को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। अभी US मास्टर्स डिग्री वालों के लिए एक्स्ट्रा 20,000 वीजा है। बिल इसे खत्म कर देगा, यानी सभी आवेदन एक ही बड़े पूल में आएंगे। ये US
यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए भी एक बड़ा फायदे वाला सौदा होगा। हर देश को कुल H-1B वीजा का सिर्फ 7% यानी करीब 9 से 10 हजार मिलता है। बिल इसे थोड़ा ढीला करने का प्रावधान भी करता है ताकि भारत जैसे देशों को ज्यादा से ज्यादा वीजा मिल पाए। ये ग्रीन कार्ड बैकलॉग को भी कम करने में मदद करेगा। बिल नए फंड्स देगा, अमेरिकी स्कूल्स के STEM को मजबूत करेगा ये, और ये हायर एक्ट के नाम से जाना जा रहा है। हायर एक्ट वो बिल है जो H-1B वीजा को दोगुना करना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी छात्र विदेशी लोग अमेरिका जाकर रोजगार कर सकें। लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं चाहते हैं और बहुत मुमकिन तक ये माना जा रहा है, बहुत हद तक ये मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप के रहते इस बिल का पास हो पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रंप के मौजूदा सख्त नियमों की वजह से ये बिल लगभग मर चुका है। हायर एक्ट दोहरी रणनीति अपनाता है। एक और विदेशी उच्च कौशल वर्कर्स H-1B वीजा धारकों के लिए अवसर बढ़ाना, दूसरी ओर अमेरिका में STEM शिक्षा और घरेलू वर्कफोर्स को मजबूत करना। दरअसल अभी हाल ही में वीजा लेने वालों के लिए वीजा फीस बढ़ाई गई है, जिससे लोग और कंपनियां हिचक रही हैं। ऐसे में हायर एक्ट के जरिए वीजा कोटा बढ़ाना प्रस्ताव करना एक विरोधाभास माना जा रहा है, क्योंकि फीस महंगी है और फिर भी वीजा देने की संख्या दोगुनी करना होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि इससे वीजा सिस्टम जटिल और महंगा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग डरते हैं कि अगर इतने वीजा दिए जाएं तो अमेरिकी कामगारों के लिए नौकरियां खत्म हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, या विदेशी वर्कर्स के दबाव में आने का डर बढ़ सकता है। भारत से बहुत सारे युवा रोजगार के लिए H-1B वीजा लेते हैं। अगर यह हायर एक्ट पास हो जाता है तो वीजा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ी हुई फीस और सख्त नियमों की वजह से कई लोगों के लिए अमेरिका जाना महंगा या मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिका में बड़ी टेक कंपनियां हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेज़न, ये कह रही कि हमारे पास हजारों पोस्ट खाली पड़ी हैं। अमेरिका में इतने टैलेंटेड लोग नहीं मिल रहे जो AI, चिप डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड में चीन से कंपटीशन के लिए बहुत सारे हाई स्किल्ड लोग चाहिए। इंडियन और चाइनीज टैलेंट को जल्दी लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन H-1B वीजा की फीस अब दुनिया भर के लोगों के लिए नुकसानदायक है। इसके साथ ही इससे भारतीय कंपनियों को भी बड़ा नुकसान है। अमेरिका के बड़े टेक दिग्गजों में अमेज़न, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार H-1B वीजा अप्रूवल्स की टॉप लिस्ट पर कब्जा कर दिया है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में शुरुआती रोजगार वाले H-1B वीजा में सबसे ज्यादा मंजूरी इन्हीं कंपनियों को मिली है। दूसरी ओर भारतीय कंपनियों की H-1B अप्रूवल्स काफी कम हो गई हैं। इससे भारतीय कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। इसे जरा डिटेल से समझते हैं। टॉप 25 कंपनियों में भारत से सिर्फ 3 कंपनियां जगह बना सकी हैं। भारत की टॉप 7 IT कंपनियों को H-1B वीजा के 4,573 पिटीशन मिले हैं। 2015 के मुकाबले 70% कम है और 2024 के मुकाबले ये 37% कम है। टॉप 5 कंपनियों में TCS ही भारतीय कंपनी है जो पुराने कर्मचारियों का वीजा रिन्यू में TCS टॉप 5 में है और उसका रिजेक्शन रेट भी बढ़कर 7% हो गया है, जो पिछले साल 4% पर था। यह बाकी कंपनियों से काफी ज्यादा है। मतलब अमेरिका में इंडियन IT वालों के लिए नया वीजा लेना अब लोहे के चने चबाने जैसा है। इस साल अमेरिका में पुराने कर्मचारियों का H-1B वीजा रिन्यू कराने का रिजेक्शन रेट सिर्फ 1.9% रहा है, लेकिन भारतीय कंपनियों में सिर्फ TCS ही मजबूत दिखी है। उसने 5,293 पुराने वीजा रिन्यू करवाए हैं। नए कर्मचारियों के लिए TCS को सिर्फ 846 H-1B वीजा मिले, जो पिछले साल के 1,452 और 2023 के 1,174 के मुकाबले काफी कम है। हालांकि उसका रिजेक्शन रेट सिर्फ 2% रहा है। कुल मिलाकर भारतीय IT कंपनियों के लिए अमेरिका में नया स्टाफ भेजना पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब ज्यादातर H-1B एप्लीकेशन पुराने कर्मचारियों का वीजा बढ़वाने के लिए ही आ रहे हैं और इनमें रिजेक्शन बहुत कम हो रहा है। इन्फोसिस, विप्रो और LTI माइंडट्री जैसी बड़ी कंपनियों का तो सिर्फ 1 से 2% ही एप्लीकेशन खारिज हुआ है, लेकिन नए लोगों को भेजने वाले आवेदन इस साल जमकर रिजेक्ट हो रहे हैं। बड़ी कंपनियों की बात करें तो TCS का सिर्फ 2% एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, जबकि HCL अमेरिका का 6%,
LTI माइंडट्री का 5% और कैपजेमिनी का 4% वीजा रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया गया है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी बड़ी कंपनियां अप्रूवल्स के साथ सबसे ऊपर रही हैं, इसको देखते हैं। सबसे टॉप पर जगह बनाई है अमेजॉन ने, जो कि अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका की कंपनी अमेजॉन ने 4,644 H1B वीजा जो है वो अपने नाम किया है। मेटा 1,555, माइक्रोसॉफ्ट ने 1,394, गूगल ने 1,050 और एप्पल ने 958 वीजा अपने नाम किया है। रिपोर्ट कहती है कि कंपनियां 2025 में एआई पर $380 बिलियन खर्च कर रही हैं, इसलिए यूएस मास्टर्स ग्रेजुएट्स को हायर कर रही हैं। डिनायल रेट सिर्फ 1% से कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में 28,277 अमेरिकी नियोक्ताओं को कम से कम एक नया H1B हायर करने की मंजूरी मिली। इनमें से 61% कंपनियों को सिर्फ एक अप्रूवल मिला, जबकि 95% को 10 या उससे कम मंजूरियां मिली। FY25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 68,167 H1B वर्कर्स ने नई कंपनी में ट्रांसफर किया। H1 भारतीयों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल H1B का भारतीय ही करते हैं। अमेरिका में रहने वाले सारे भारतीय अमेरिकी लोगों में 1/4 हिस्सा इन्हीं H1B वीजा वाले और उनके परिवारों के हैं। पहले वीजा भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बहुत काम का था। TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां इससे अपने जूनियर और मिडिल लेवल इंजीनियर्स को अमेरिकी क्लाइंट के पास काम करने के लिए भेजती थी। अब भी अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और अमेरिकी कंपनियां ज्यादातर नए भारतीय टैलेंट को अमेरिका बुलाने के लिए इसी H1B वीजा का इस्तेमाल करती है, जो कि बहुत मुश्किल होने जा रहा है। यह वीजा भारतीय इंजीनियर्स का अमेरिका जाने का एक बड़ा गेटवे भी माना जाता है, दरवाजा माना जाता है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो तस्वीर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, कैसे यहां पर इंडियन आईटी स्टूडेंट्स का दबदबा देखा जाता है। 2015 में हर साल 70% H1B वीजा भारतीयों को मिले। 2022 से 2023 के बीच 4 लाख H1B वीजा जारी किए गए। इनमें 72% वीजा सिर्फ भारत में जन्मे लोगों को मिले। फाइनेंशियल ईयर में 2024 में 3,99,395 अप्रूवल्स भारतीयों को 71%, चीन को 12%, फिलीपींस को 1.3% और भारत और चीन को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 83% H1B वीजा का इस्तेमाल करते हैं। H1B का साइकिल हर साल दोहराया जाता है। H1B वीजा के लिए आमतौर पर आवेदन हर साल अप्रैल के महीने में होते हैं। अमेरिकी सरकार इस महीने में ही नए वित्तीय वर्ष के लिए वीजा की मांग स्वीकार करती है। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने हाल ही में H1B प्रोग्राम को स्कैम बताया। उनका कहना है कि अमेरिकी कंपनियों को पहले अपने देश के लोगों को नौकरी देनी चाहिए, बाहर से आए लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रोसेस क्या है, H1B हासिल कैसे किया जाता है, यह वीजा मिलता कैसे है, जरा इसको भी देख लीजिए। हर साल कुल 85,000 H1B वीजा दिए जाते हैं। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से जाएंगे तो 65,000 से सामान्य कोटा है। 20,000 जो है वो यूएस मास्टर्स डिग्री करने वालों को दिया जाता है। आवेदन सालाना 1 अप्रैल को खुलते हैं और अगर आवेदन 85,000 से ज्यादा हो जाए तो USCIS कंप्यूटर की मदद से लॉटरी कराई जाती है। जो ड्रॉ निकलती है उसमें चुने गए आवेदकों को ही आगे प्रोसेस किया जाता है। चुने गए आवेदक 1 अक्टूबर से काम शुरू कर सकते हैं। 3 साल के लिए मिलता है, लेकिन एक्सटेंड भी किया जा सकता है। H1B वीजा प्रोसेस एक लंबा साइकिल है, जो अमेरिकी कंपनी एम्प्लॉयर को, यानी कि जो कंपनी बुला रही है उसको ही स्पॉन्सर करना होता है। भारत के लोगों का चयन ज्यादा होता है, उसमें उच्च तकनीकी शिक्षा जैसे कि इंजीनियरिंग, IT का बड़ा आधार है। भारत में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी अच्छा होने की वजह से, तकनीकी कौशल का मेल होने की वजह से भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में जगह मिलती है, जबकि चाइना कहीं ना कहीं भाषाई स्तर पर कॉम्पीट करने में पीछे रह जाता है। अमेरिकी कंपनियां भारतीयों को सस्ते, कुशल और मेहनती कर्मचारी मानती हैं। बड़े भारतीय IT कंपनी जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट अमेरिका में H1B वीजा धारक कामगार भेजती हैं। ये कंपनियां भारत से टेक्निकल और बिजनेस प्रोफेशनल्स को अमेरिका में अस्थायी नौकरी पर भेजती हैं।
अब आपको देखिए कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा विदेशी वर्कर हायर करती हैं और H1B वीजा दिलवाने की कोशिश करती हैं। टॉप पर अमेजॉन ही है, 10,044 वर्कर सालाना अगर औसत की बात की जाए। TCS 5,505, माइक्रोसॉफ्ट 5,189, मेटा 5,123, एप्पल 4,202, गूगल 4,181, डेलॉइट 2,353, इंफोसिस 2,004, विप्रो 1,523, टेक महिंद्रा 951। अब समस्याएं बढ़ रही हैं। H1B लॉटरी में सिलेक्शन रेट सिर्फ 15 से 25% तक रह गया है। कई बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, अमेजॉन, मेटा अब कम H1B स्पॉन्सर कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि रकम बहुत बढ़ा दी गई है, लगभग 1 करोड़ रुपए, 89 लाख रुपए, बड़ी बात है। अब H1B वीजा क्या है इसको भी जानना जरूरी है। इसमें जो है कामगारों को अमेरिका बुलाया जाता है और भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी है वो 15 से 40 लाख के बीच पर ईयर होती है एवरेज। अमेरिका में एंट्री लेवल क्या है? 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए प्लस बोनस प्लस स्टॉक। 3 से 5 साल में ये कॉस्ट जो है वो 2.5 से 4 करोड़ प्लस बोनस प्लस स्टॉक तक पहुंचना आम है। ये जीवन बदल देने वाला अंतर है। 2003 से 2021 में H1B होल्डर्स की सैलरी ग्रोथ 52% रही है, जो यूएस वर्कफोर्स के 39% से ज्यादा है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को ठीक नहीं लग रही है। H1B से 6 साल तक अमेरिका में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, फिर EB2 या EB3 ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट F1 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह ट्रांजिशन का मुख्य रास्ता भी है। 2024 में 3,31,000 स्टूडेंट्स वीजा इंडियंस को मिले। 2024 में बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका होता है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे टॉप कंपनियों में नौकरी का रास्ता खुलता है। अब भारतीय टैलेंट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में स्किल्ड स्पेशलाइज्ड लोगों की भारी कमी है। बड़ी कंपनियां क्या है कि बड़ी कंपनियां इसी वजह से भारतीय टैलेंट पर डिपेंड हो जाती हैं। भारतीय प्रोफेशनल्स ने अमेरिकी टेक इंडस्ट्री को काफी मजबूत किया है और इस बात का लोहा टेक दिग्गज इलॉन मस्क भी मानते हैं। 78% टॉप पेड H1B होल्डर्स भारतीय हैं। H1B न सिर्फ पर्सनल ग्रोथ देता है बल्कि भारत यूएस टैलेंट फ्लो को स्ट्रांग भी रखता है। अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो H1B ट्रांसफर कर सकते हैं बगैर अमेरिका छोड़े। अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए H1B एक गिफ्ट की तरह था। पर इस पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने वो कुल्हाड़ी मारी है जिससे ये वीजा पॉलिसी ही धराशायी हो गया है, जमीन पर आ गिरा है। हालांकि इस पर अभी सितंबर 2026 तक ट्रायल है। अगर से नुकसान हुआ, कंपनीज के काम पर असर पड़ा, तो इसे डोनाल्ड ट्रंप वापस भी ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ करने की प्लानिंग बना रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात उस मुलाकात की जिस पर पूरी दुनिया की नजर अभी से टिकी हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात। पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं, ऐसे में इस मुलाकात के नतीजे दुनिया पर असर छोड़ेंगे, ये बात तय है। खासतौर से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की नजर इस मुलाकात पर बहुत ज्यादा है। इसे अमेरिका के खिलाफ मोर्चे की तरह देखने की कोशिश हो रही है, जो कोशिश ट्रंप काफी वक्त से कर रहे थे। अब उस पर यह कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई सकारात्मक पहल कर सकते हैं, ये ईयू का भरोसा है। पुतिन का दिल्ली दौरा ईयू के लिए राहत का सबब बना हुआ है। पोलैंड जैसे और भी यूरोपीय देश बात मान रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति बहाली और भारत की मध्यस्थ भूमिका से फायदा हो सकता है। पोलैंड के मंत्री की तरफ से बयान आया है। पोलैंड के राज्य सचिव और उप विदेश मंत्री ने बताया कि पुतिन पीएम मोदी की बात ध्यान से सुनते हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध को लेकर मोदी की सलाह रूस द्वारा गंभीरता से ली जा सकती है।
और भारत इस मामले में अहम भूमिका निभा सकता है। पोलैंड ने कहा है कि रूस भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी है। जंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुतिन के खिलाफ आरोपों के बावजूद ये दोस्ती अटूट रही है। मोदी ने पुतिन को न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने के लिए मना किया था और उसे मान भी गए थे। इसलिए एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि यह मुलाकात यूक्रेन के लिए सकारात्मक हो सकती है। पोलैंड जो रूस का पड़ोसी है और नेटो का सदस्य है, पिछले दिनों रूस पर ड्रोन उड़ाने के आरोपों की वजह से चर्चा में रहा है। इसके बावजूद उन्होंने रूस भारत रिश्ते को बहुत गहरा बताया है। भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। भारत की आजादी और उसके बाद भी दोनों देश बहुत मजबूत साथी बने रहे। जब भी भारत को जरूरत हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस साथ में खड़ा हुआ और ऐसी ही दोस्ती भारत की ओर से भी निभाई गई। यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की जब भी मुलाकात होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरह नहीं, दोस्त की तरह होती है। अब जरा यकीन ना हो तो इस तस्वीर को देखिए, जरा फुल स्क्रीन दिखाता हूं मैं आपको। दोनों किस तरह से मिलते हैं और ये दोस्ती कितनी गर्मजोशी वाली नजर आती है। बार पुतिन से शांति की अपील कर चुका है। जैसे जुलाई 2024 की मॉस्को यात्रा में कहा था, भारत ने युद्ध का दौर नहीं है, समाधान रण क्षेत्र में नहीं है, बातचीत की टेबल पर है। पुतिन ने मोदी को मध्यस्थ के रूप में सराहा। भारत ने रूस की निंदा न करने के बावजूद इस युद्ध में तटस्थ रुख अपनाया, जो पुतिन को वार्ता के लिए प्रेरित कर सकता है और भारत की बात का वजन बढ़ाता है। हालांकि ये रुख सिर्फ पोलैंड का नहीं है, बल्कि कई देश मानते हैं कि मोदी पुतिन को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं। रूस खुद मोदी को मध्यस्थ मान चुका है, लेकिन युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन की शर्तें अभी भी बाधा बनी हुई हैं। किन देशों को भारत से उम्मीद है, जरा इस पर नजर डालते हैं। अव्वल तो वही जो सबसे ज्यादा पीड़ित है इस जंग के दरमियान, यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत को शांति दूत माना है। मोदी का पुतिन पर ह्यूज इंफ्लुएंस है, यह कहना है जेलेंस्की का। वो युद्ध समाप्त करने में रियल स्टेप ले सकते हैं। भारत मॉस्को को बातचीत के लिए मना सकता है, बातचीत के टेबल पर ला सकता है। फिर बारी आती है ब्राजील की। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने ब्रिक्स के माध्यम से भारत को मध्यस्थ माना। पुतिन ने ब्राजील, भारत, चीन को विश्वसनीय मध्यस्थ कहा। फिर बारी आती है चीन की। एससीओ में भारत को शांति भागीदार माना। यूरोपीय यूनियन को ले ली जर्मन विदेश मंत्री ने भारत से रूस को बातचीत के लिए मनाने की अपील की। फिनलैंड ने भारत को शांति दूत माना। यह मान्यता भारत को पीस ब्रिज बनाती है। और यह हासिल कैसे हुई? हमारी निष्पक्ष कूटनीति की वजह से। दरअसल भारत और चीन ऐसे दो देश हैं जो इस वक्त रूस के सबसे बड़े साझेदार हैं। इस क्राइसिस के सिचुएशन में अगर भारत ने रूस से व्यापार कम कर दिया या बंद कर दिया, जैसा कि अमेरिका चाहता था, तो रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता था। लेकिन भारत ने दोस्ती बरकरार रखी, चाहे वो तेल व्यापार की बात हो, कूटनीति स्तर की बातचीत हो। यह बात सच है कि भारत से ज्यादा तेल चीन रूस से खरीदता है, लेकिन वो इस युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन भारत पारंपरिक तौर पर रूस का साझेदार रहा है। ऐसे में वो इस बात के लिए दबाव बना सकते हैं कि शांति में ही सबकी भलाई है, जंग रोक देने में ही अब दुनिया की भलाई है। इसके साथ ही रूस भारत के बीच डिफेंस डील पर भी बात बन सकती है। इस दौरे के दौरान रूस से अगली पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट और एडवांस्ड S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद को लेकर बातचीत करने की तैयारी हो रही है। दोनों देशों के बीच डिफेंस डील की अटकलें तेज हो गई हैं। पीएम मोदी ने हाल के सालों में अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, लेकिन रूस के साथ दशकों पुराने रक्षा संबंध भी बरकरार रखे हैं। भारत ने अमेरिका और यूरोप से हथियारों की खरीद बढ़ाकर रूस पर निर्भरता घटाई है, लेकिन मॉस्को अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर। सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 साल में रूस भारत के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर सोर्स रहा है। भले खरीद में कुछ गिरावट आई हो, भारत के पास अभी 200 से ज्यादा रूसी फाइटर जेट हैं और कई S-400 एयर डिफेंस बैटरी मौजूद है। एयरफोर्स को अतिरिक्त फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, इसलिए अगली पीढ़ी के Su-57
फाइटर जेट खरीदने पर विचार हो रहा है। और ये सिर्फ खरीद फरोख्त की बात नहीं होगी, ये एक डिफेंस डील होगी जिसमें SU को भारत में ही तैयार किया जाएगा। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा SU-57 की फुल स्क्रीन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये शानदार तस्वीर SU-57 की 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट। SU-57 की लंबी दूरी की मिसाइलें बियॉन्ड विजुअल रेंज की क्षमता देती हैं और पायलट पहले से ही रूसी सिस्टम से परिचित हैं। भारत में नई तकनीक को अडॉप्ट करना, रूसी सिस्टम को अडॉप्ट करना हमारे लिए आसान है। हाल में संपन्न हुए दुबई एयर शो में रूस की रोसोबोरोन कंपनी ने यह ऐलान किया था कि मेक इन इंडिया के तहत SU-57 का निर्माण भारत में करने के लिए वो तैयार हैं। पिछले 1 साल में दूसरी बार है जब रूसी कंपनी ने SU-57 को लेकर ऑफर दिया है। इसी साल शुरुआत में बंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया प्रदर्शनी के दौरान भी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने अपने 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान SU-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ऑफर दिया था। उसके बाद से SU-57 में नई दिल्ली ने दिलचस्पी दिखाई है। विचार इस बात पर किया जा रहा है कि क्या SU-57 की 1 या 2 स्क्वाड्रन खरीदी जाए या बड़ी संख्या में इसका भारत में ही निर्माण किया जाए। रूसी स्टेल्थ फाइटर जेट SU-57 पर कोई बड़ा फैसला जल्द आ सकता है। ये कितना खतरनाक है, जरा इस पर भी एक नजर आप डाल लीजिए। SU-57 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये पीछे विजुअल रखिएगा, ये रडार में कम दिखता है और अपनी बनावट की वजह से, पेंट की वजह से रडार में आता ही नहीं है। दुश्मनों को इसकी भनक तक नहीं लग पाती है। इसे नेटो ने फेलॉन नाम दिया है। आसमान, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर सटीक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। जेट दुश्मन के रडार से बच सकता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग से ये 3D मूव्स कर सकता है। 10 टन तक हथियार ले जा सकता है। R-37M एयर टू एयर मिसाइल, KH-69 क्रूज मिसाइल, एंटी शिप वेपन्स इसमें लगे होते हैं। और इसमें जो रेडार लगा हुआ है 360 डिग्री कवरेज देता है। यहां तक कि ये न्यूक्लियर केपेबल है। ये न्यूक मिसाइल्स भी दाग सकता है। AI असिस्टेड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और सेंसर फ्यूजन से पायलट को पूरा बैटलफील्ड दिखाता है। बताया जा रहा है कि रूस इस तकनीक के साथ भारत से सौदा कर सकता है। मतलब पूरी तरह से ये डील मेक इन इंडिया डील हो सकती है। चीन काफी संख्या में अपनी 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमान बना चुका है। हमारे लिए चैलेंजेस हैं। अब वो 6th जनरेशन बना रहा है। इनमें से एक का नाम J-35 है। पाकिस्तान अपने दोस्त चीन और तुर्की की मदद से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान लेने की कोशिश में लगा हुआ है। और भारत में एमका लगभग 2035 तक सेना में शामिल हो जाएगा। ऐसे में भारत पर दबाव बढ़ रहा है। ट्रंप ने F-35 की डील दी थी, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। F-35 कितना एडवांस है ये भी जल्दी से देख लीजिए। इसे आसमान का शिकारी कहा जाता है। ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का है, सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है। सेंसर, कंप्यूटर, नेविगेशन, ऑटोमेशन सब कुछ आधुनिक है। स्टेल्थ क्षमता, रडार को बहुत कम दिखता है। दुश्मन का रडार इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। यह खुद सैकड़ों किलोमीटर दूर से लक्ष्य को देख लेता है। सुपर एडवांस सेंसर सिस्टम है। दुश्मन की लोकेशन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ग्राउंड टारगेट सब पकड़ लेता है। पायलट को रियल टाइम में 360 डिग्री का व्यू मिलता है। एयर टू एयर लड़ाई, एयर टू ग्राउंड हमला, जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और न्यूक्लियर मिसाइल्स ले जाने की कैपेबिलिटी। AI सिस्टम से लैस है। खुद दुश्मन को पहचान कर पायलट को इन्फॉर्म करता है। कौन सा टारगेट कितना खतरनाक है ये भी बताता है। स्टेल्थ मोड में हथियार ले जा सकता है। बाहर से हथियार नजर नहीं आते हैं। एडवांस हथियार के साथ न्यूक्लियर बम B6112 भी ले जा सकता है। इसका हेलमेट भी बहुत एडवांस बताया जाता है। पायलट का हेलमेट आधुनिक है। विमान के नीचे, पीछे और हर दिशा की लाइव वीडियो दिखाता है। ये एक नहीं 3 अलग अलग वेरिएंट में आता है। F-35A एयरफोर्स के लिए होता है क्योंकि सबसे हल्का, तेज और रनवे से उड़ान भरता है। F-35B मरीन कॉर्प्स के लिए वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है जहां रनवे ना हो। और F-35C नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑप्शन करता है। अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन इसे बनाती है। फाइटर जेट बहुत महंगा है। एक विमान तकरीबन 8 से 12 करोड़ डॉलर का आता है। इसके साथ ही मेंटेनेंस बहुत जटिल और महंगा है। अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं करता है। हालांकि 20 से ज्यादा देशों के पास इसको दे रखा है अमेरिका ने।
Su-57 और F-35 दोनों ही 5वीं पीढ़ी के बेहद खतरनाक और घातक लड़ाकू विमान हैं। Su-57 को रूस ने साल 2024 में बनाकर तैयार किया था। F-35 पिछले एक दशक से अमेरिकी वायुसेना का हिस्सा है और कई देशों की वायुसेना इसका इस्तेमाल भी करती है। बल्कि F-35 की भी हाल ही में बड़ी बेइज्जती हुई थी जब रॉयल एयरफोर्स, जो कि ब्रिटेन की एयरफोर्स है, उनका F-35 केरल के एक हवाई अड्डे पर तकनीकी खराबी की वजह से लगभग 2.5 महीने तक भारत में ही रुका रहा और 24 घंटे उस F-35 की निगरानी वहां से की जा रही थी। बहरहाल, अमेरिका से इंजन का सौदा कर भारत रक्षा तैयारियों में इस वक्त लगा हुआ है। ऐसे में भारत अपने सबसे भरोसेमंद साथी के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। पुतिन भारत को इसके लिए काफी अच्छी डील दे रहे हैं। इसमें तकनीक ट्रांसफर से लेकर कीमतों को भी काफी कम रखा गया है। अगर भारत Su-57 और S-500 डील कर लेता है तो ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। अभी भारत के पास S-400 है, जो दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट प्रणालियों में से एक माना जाता है। जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्नत रडार और इंटरसेप्शन क्षमता से लैस है और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे कहा जाता है। S-400 के बारे में भी जल्दी से समझ लीजिए। ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को ये लॉक कर देता है और ऑब्जेक्ट पर 400 किलोमीटर की दूरी से अटैक कर सकता है। यानी कि इसके 400 किलोमीटर एरियल रेंज में कोई भी मिसाइल आ गया तो ये इंटरसेप्ट कर लेता है और उसको लॉक करने के बाद रेंज में आने का इंतजार करता है। ऑब्जेक्ट रेंज में आने पर मिसाइल लॉन्च करता है। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है सड़क के रास्ते। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिक स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार हैं। ऑर्डर मिलने पर 5 से 10 मिनट में ही ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। एक साथ 160 से ज्यादा मिसाइल्स ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। नेटो के F-35 जैसे स्टेल्थ जेट भी S-400 के सामने कंफर्ट जोन में नहीं आते। दुश्मन चाहे कितनी भी जैमिंग करे, रडार फिर भी काम करता है। S-500 के बारे में भी जान लीजिए। ये S-400 से भी एडवांस है। S-500 एंटी ICBM और स्पेस डिफेंस भी है। ये S-400 में नहीं है। S-400 जमीन और हवा की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। S-500 जमीन, हवा और अंतरिक्ष तीनों से रक्षा कर सकता है। इस पर भी डील होने की संभावना है। चलिए वर्ल्ड नाउ में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इजराइल की। बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपने ही देश में वो बुरी तरीके से घिर गए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अपने खिलाफ चल रहे 5 साल के लंबे भ्रष्टाचार ट्रायल को खत्म करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हारगोज से इस मामले में माफी देने की अपील की है। इसके पीछे तर्क देते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि ऐसा करना राष्ट्र के हित में होगा। इस संबंध में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति से क्षमादान की अपील करते हुए 111 पन्ने का दस्तावेज सौंपा है। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। वहीं विपक्षी नेता इस माफीनामे से भड़क गए हैं। उनका कहना है कि अगर नेतन्याहू को बिना अपराध स्वीकार किए माफी मिलती है तो इसका मतलब होगा एक कानून आम लोगों के लिए अलग और प्रधानमंत्री के लिए अलग है। विपक्ष का आरोप है कि यह लोकतंत्र की रीढ़ पर हमला होगा और न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को खत्म करेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दोस्त ने नेतन्याहू का साथ देते हुए इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हारजोग को चिट्ठी लिखकर उन्हें माफी देने का अनुरोध कर दिया है। सितंबर में हारजोग ने संकेत दिया था कि वो नेतन्याहू को माफ कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति जनहित या बेहद विशेष परिस्थितियों में दोष सिद्ध होने से पहले किसी व्यक्ति को माफी दे सकते हैं। यही कारण है कि नेतन्याहू ने दोष सिद्ध होने से पहले माफी मांगी है। दूसरी ओर अगर इजरायली पीएम दोषी सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ना होगा, इस्तीफा देना होगा, यानी गेंद राष्ट्रपति के पाले में। लेकिन इसे लेकर एक पेच फंसा हुआ है और इसका खुलासा नेतन्याहू के पूर्व वकील ने किया है। उन्होंने जो दावा किया उसे माना जा रहा है कि नेतन्याहू को काफी दिक्कत हो सकती है माफी मिलने में। नेतन्याहू पर रिश्वत, धोखाधड़ी, जनता से विश्वासघात के आरोप हैं। ये वो आरोप हैं जिनसे खुद को बचाने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति से माफी की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने कोई भी आरोप स्वीकार नहीं किया है। अब इसमें पेच क्या है, इसे भी समझने की आवश्यकता है। क्या कहता है इजराइल का कानून?
इजराइल का कानून यह कहता है कि माफी एक अपराधी को ही दी जा सकती है जो अपना गुनाह स्वीकार करे। अपराधी वही होता है। अब जब तक नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोपों को मान नहीं लेते, तब तक इजरायली कानून के हिसाब से उन्हें माफ किया ही नहीं जा सकता। और नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं। नेतन्याहू के पूर्व वकील फैट मैननी ने कहा है कि इजराइल में माफी का इतिहास बेहद सीमित और सख्त रहा है। सबसे चर्चित उदाहरण 1984 का है, जिसमें बस 300 का मामला आता है, जिसमें शिन बेत एजेंट्स ने 2 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी थी और बाद में झूठ भी बोला था। तब तत्कालीन राष्ट्रपति चैम हरगजिन ने माफी दी जब अपराधियों ने खुलकर कबूल किया कि उन्होंने क्या किया, उनसे क्या गलती हुई। हाईकोर्ट ने भी उस समय यही साफ कहा था कि गुनाह स्वीकार किए बिना माफी नहीं दी जा सकती। और अब यही कसौटी नेतन्याहू पर लागू होती है। नेतन्याहू ने इस माफीनामे के लिए एक वीडियो बयान जारी किया और बिना कोई अपराध स्वीकार किए कहा कि मेरे मामले की सुनवाई लगभग 6 साल से चल रही है और उम्मीद है कि ये कई और सालों तक चलती रहेगी। नेतन्याहू ने बताया कि वो बरी होने तक इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा और राजनीतिक वास्तविकता, राष्ट्रीय हित कुछ और ही तय करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुकदमे का जारी रहना हमें अंदर से तोड़ रहा है, भयंकर विभाजन पैदा कर रहा है और दरार को और गहरा कर रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ मामलों में इजरायली समाज ने उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच भी एक विभाजन कर दिया है, यानी दरार डाल दी है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि ट्रायल को तुरंत समाप्त करने से तनाव को कम करने और व्यापक मेल मिलाप को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिसकी हमारे देश को सख्त जरूरत है। बिना दोष स्वीकार किए या इस्तीफा दिए क्षमादान की मांग करना नेतन्याहू के लिए राजनीतिक और संवैधानिक संकट पैदा करता है। अगर ऐसा हुआ तो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। नेतन्याहू ने राष्ट्रपति को माफीनामा लिखा है। आखिर इजराइल में राष्ट्रपति के पास ये कानूनी पावर क्या है, ये भी समझिए। इजराइल में राष्ट्रपति का पद ज्यादातर प्रतीकात्मक और औपचारिक होता है, जैसे कि भारत में भी आप देखते होंगे। प्रधानमंत्री और संसद के पास ही असली ताकत होती है, लेकिन एक मामले में राष्ट्रपति के पास विशाल और लगभग असीमित अधिकार है, और वही मामला भी चल रहा है। इजराइल के बेसिक लॉ के अनुसार राष्ट्रपति के पास किसी भी व्यक्ति को दोषमुक्त करने, सजा माफ करने या मुकदमा ही समाप्त करने का अधिकार है, चाहे अदालत ने फैसला दे दिया हो या अभी ट्रायल ही चल रहा हो। इसमें कोई शर्त नहीं है कि व्यक्ति को पहले दोषी ठहराया जाना जरूरी है। राष्ट्रपति को किसी की सलाह मानने की कानूनी बाध्यता भी नहीं है। राष्ट्रपति का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने सीधे राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से अनुरोध किया है, न कि अदालत या संसद से। नेतन्याहू के मामले में राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, यह भी समझिए। या तो पूर्ण क्षमादान दे सकते हैं, जिसे कोई सजा नहीं, कोई इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। आंशिक क्षमादान, सिर्फ सजा माफ करें लेकिन दोषी रहेंगे। ट्रायल ही समाप्त कर दें बिना दोषी या बरी किए हुए। अनुरोध स्वीकार कर लें, ट्रायल जारी रहेगा। राष्ट्रपति ने अभी तक यही रोक दिखाया है। कानूनी रूप से हर्जोग के पास नेतन्याहू को एक पेन की स्याही से बरी करने की ताकत है, लेकिन राजनीतिक और नैतिक दबाव इतना जबरदस्त है कि वो शायद मना ही कर दें। अगर मना करते हैं तो नेतन्याहू के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचेगा और ट्रायल जारी रहेगा। नेतन्याहू ने औपचारिक माफी अर्जी राष्ट्रपति को सौंप दी है। यह फैसला अब राष्ट्रपति और न्याय मंत्रालय के पास है। नेतन्याहू का प्रस्ताव फाइल होने के बाद न्याय मंत्रालय के पेंशन विभाग में इसे ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद जेल विभाग सेवा, इजरायली पुलिस, स्टेट अटॉर्नी ऑफिस, वेलफेयर और मेडिकल अथॉरिटीज और इन्फोर्समेंट एंड कलेक्शन अथॉरिटी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय से इनपुट आएगा। इस मामले में विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके बाद अमेरिकी क्षमा विभाग न्याय मंत्री को अपनी राय देता है, जिसके बाद न्याय मंत्री अपनी सिफारिश देते हैं। और अगर किसी तरह का विवाद होता है तो सरकार को मामले को संभालने के लिए किसी दूसरे मंत्रालय को नियुक्त करने का अधिकार है। न्याय मंत्री की सिफारिशों को प्रेसिडेंट हाउस में कानूनी विभाग को भेजा जाता है, जहां फाइल को रिव्यू किया जाता है और जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार को भेजा जाता है। कानूनी सलाहकार के फाइल रिव्यू करने के बाद निष्पक्ष राय तैयार करता है और क्षमा विभाग या दूसरी संबंधित संस्थाओं से और पूछताछ कर सकता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइल को राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है और अगर तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद राष्ट्रपति माफी को मंजूरी देते हैं तो वो एक
क्लेमेंसी डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं। नेतन्याहू पर 3 अलग अलग भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। इजराइल में इन्हें नंबर से पुकारा जाता है, केस 1000, केस 2000 और केस 4000। ये तीनों मिलकर सबसे गंभीर भ्रष्टाचार के केस माने जाते हैं जो किसी प्रधानमंत्री पर लगे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पर लगे। मुकाबलों में सबसे गंभीर है। केस 1000 में 2007 से 2016 के बीच हॉलीवुड प्रोड्यूसर आर्नोन मिल्चन और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर से नेतन्याहू दंपति ने करीब 7 लाख शेकल, लगभग 1.25 करोड़ रुपए के महंगे उपहार लिए और बदले में मिल्चन को अमेरिका वीजा, टैक्स छूट और व्यापारिक मदद दिलाने की कोशिश की। अब केस 2000 को भी समझिए। 2009 से 2017 के बीच नेतन्याहू ने देश के सबसे बड़े अखबार येदियोत अहरोनोत के मालिक आर्नोन मोजेस के साथ गुप्त मीटिंग की। सौदा था, नेतन्याहू कानून बनवाएंगे कि उनका प्रतिद्वंदी अखबार इजराइल हायोम कम छपे या फिर बंद हो जाए। बदले में येदियोत अखबार नेतन्याहू की अच्छी कवरेज करेगा। यह बातचीत रिकॉर्ड कर ली गई थी। केस नंबर 4000, जिसमें 2012 से 2017 के उस दौरान नेतन्याहू संचार मंत्री थे। उन्होंने देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बेज के मालिक शाउल एलोविच को करीब 1.8 अरब शेकेल की नियामक छूट और मर्जर की मंजूरी दी। बदले में एलोविच का न्यूज पोर्टल वाला ने नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा की 100% पॉजिटिव कवरेज दी, नेगेटिव खबरें हटाई और विपक्षी खबरें दबा दी। 400 से ज्यादा बार वेबसाइट पर बदलाव के निर्देश सीधे सारा नेतन्याहू और उनके प्रेस सलाहकार देते थे। पुलिस के पास हजारों व्हाट्सएप मैसेजेस और रिकॉर्डिंग इस वक्त मौजूद है। तीनों में नेतन्याहू ने मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है कहा है। तीनों में मुख्य गवाह अब राज्य के गवाह बन गए। तीनों में पुलिस ने 2019 में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। ट्रायल दिसंबर 2020 से ही चल रहा है। दिसंबर 2024 से खुद नेतन्याहू गवाही दे रहे हैं। आपको बता दें कि हफ्ते में 3 दिन में फिलहाल ट्रायल का सबसे कम हिस्सा चल रहा है। नेतन्याहू की क्रॉस एग्जामिनेशन, यही वजह है कि अब राष्ट्रपति से ट्रायल ही खत्म करने की मांग बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति उनकी मांग को मानते हैं नहीं मानते हैं, ये देखने वाली बात होगी और उसको लेकर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए बात करते हैं चीन के उस ताकत की जिससे दुनिया सहमी हुई है। चीन अपनी ताकत को बेतहाशा बढ़ाने में लग गया है। तकनीक की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन ने एक बड़ा कारनामा किया है जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सैकड़ों ह्यूमनॉइड रोबोट एक साथ लाइन में मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये रोबोट पूरी तरह से आर्मी जैसा नजारा पेश कर रहे हैं। यूबी टेक रोबोटिक्स ने अपने नए जनरेशन मॉडल के लॉन्च प्रमोशन के तहत ये तस्वीर पेश की है। बड़ी संख्या में चलते फिरते रोबोट्स को देखकर यूजर्स डर और चिंता में भी हैं। यूबी टेक रोबोटिक्स कंपनी के वीडियो में देखा जा सकता है किसी साइंस फिक्शन की फिल्म जैसा ये नजारा लगता है और इसे कंपनी की दूसरी पीढ़ी के वॉकर H2 मॉडल के लॉन्च को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। चीन की कंपनी यूबीटेक रोबोटिक्स ने सैकड़ों ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना लिए। इन्हें चाइनीज ह्यूमनॉइड रोबोट आर्मी कहा जा रहा है। ये कंपनी की पहली बड़ी डिलीवरी है। यूबीटेक रोबोटिक्स चीन में शेंजन शहर में है। वीडियो में रोबोट्स खुद बैटरी हैंडल करते हैं, ट्रक में लोड होते हैं। कंपनी इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन्हीं ह्यूमनॉइड रोबोट्स की है। ये पहली बार है जब इतने सारे रोबोट एक साथ डिलीवर हो रहे हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ऐसे रोबोट होते हैं जो देखने और चलने फिरने में काफी हद तक इंसानों जैसे दिखते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वही
यूबीटेक ह्यूमनॉइड रोबोट्स की है। इनका लक्ष्य इंसानों के साथ मिलकर काम करना है, उनकी तरह कई काम खुद करना होता है। ह्यूमनॉइड टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1973 में तब हुई जब जापान की वासेडा यूनिवर्सिटी ने पहला इंसानी आकार रोबोट वेबॉट 1 तैयार किया। इसके बाद से दुनिया भर के देश इस तरह के रोबोट को विकसित करने के दौड़ में आ गए। आज चीन सहित कई देश इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। टेक कंपनियों का मानना है कि रोबोट घर के कामों से लेकर फैक्ट्री के कठिन कामों तक बहुत कुछ आसानी से संभाल सकते हैं। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जो अपनी बैटरी खुद बदलने में सक्षम है। इन रोबोट्स की डिलीवरी नवंबर के मिड से शुरू होने वाली थी, जिसे शुरू कर दिया गया है। इस बीच यूबीटेक ने ऐलान किया है कि उसे सिचुआन प्रांत की कंपनी से 159 मिलियन युआन का बड़ा ऑर्डर मिला है। सितंबर में मिले 250 मिलियन युआन के सौदे के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सौदा माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि चीन की इस रोबोट आर्मी का मुकाबला आम इंसानों वाली सेना आखिर कैसे कर पाएगी। एक फैक्ट यह भी है कि चीन की जनसंख्या 2022 से लगातार डिक्लाइन पर है। इसमें 2024 में 1.39 मिलियन की कमी आई, इसलिए चीनी रोबोट सेना तैयार की जा रही है। चीन ने श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए 2024 में 2,95,000 औद्योगिक रोबोट इंस्टॉल किए हैं। ये रोबोट एआई से संचालित होते हैं। चीन के रोबोट्स की ये संख्या दुनिया भर के नए रोबोट से 50% ज्यादा है। कुल 3 लाख से ऊपर रोबोट आदमी है। वैश्विक रोबोटिक्स पेटेंट का 66% भागीदारी चीन के पास है, लेकिन मजदूर और ऑफिस वर्कर्स डरे हुए हैं। उनकी नौकरी रोबोट्स छीन लेंगे। महीने की सैलरी बंद हो जाएगी और परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। रोबोट्स को सैलरी नहीं देनी होती, वो थकते नहीं हैं। इस कारण चीनी कंपनियां रोबोट्स चुनेंगी। गरीब और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। रोबोट्स की तकनीक रोमांचक है, लेकिन कभी कभी डर भी पैदा करती है। टेक जगत से जुड़े लोग भले ही खुश हैं, लेकिन आम लोगों की चिंता बढ़ रही है। चीन के प्रतिस्पर्धा चीन का जो कंपटीशन है वो अमेरिका के साथ है, और अमेरिका और चीन में तकनीक को लेकर जंग छिड़ी रहती है। लिहाजा चीन द्वारा बनाई गई इतनी बड़ी रोबोटिक फोर्स को देखकर अमेरिका का भी चौंकना तय है। चीन की इस उपलब्धि को देखते हुए अमेरिका के हाथ पांव फूल सकते हैं। अब ये देखना होगा कि इस टेक वॉर में अमेरिका का अगला कदम क्या होता है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। आज का सवाल है, कीनिया किस महाद्वीप में? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया। सही जवाब भेजिए 7407 7407 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। बारी है कल के पूछे गए सवाल के विनर का नाम बताने की। कल के सवाल का सही जवाब दिया है आदित्य कुमार, शाहजहांपुर, यूपी से। आदित्य जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जल्दी आपको दिया जाएगा एक शानदार तोहफा इंडिया डेली की तरफ से। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।